सामाजिक विज्ञान का अध्ययन के क्षेत्र में महत्व की चर्चा करना चाहूँगी। सामाजिक विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं एवं समाज में हो रहे बदलावों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान को कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें कौशल के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में किसी भी राष्ट्र के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान को माध्यम बनाया जाता है, इसके अध्ययन के लिए। अतः सामाजिक विज्ञान के इसी वैज्ञानिक स्वरूप को ध्यान में रखकर 1986 की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस विषय को सामाजिक विज्ञान का नाम दिया गया, जबकि इसके पूर्व से समाज अध्ययन के नाम से जाना जाता था। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर 4 विषय आते हैं। हम सब जानते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। और जैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि इतिहास में हम लोग जो है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उससे सबक भी सीखते हैं कि हमारे लिए क्या उचित और क्या हमारे लिए अनुचित है। इसी प्रकार भूगोल भी अपने आप में एक व्यापक विषय है और भूगोल को विज्ञान भी माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी विषय को वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध करता है। जैसे यदि किसी क्षेत्र में वर्षा हो रही है तो कब, क्यों, कहाँ और कितनी मात्रा में हो रही है, इसकी जानकारी को ये उपलब्ध कराता है, इसके आंकड़े को ये बतलाता है। इसलिए भूगोल को कला के साथ साथ विज्ञान का भी दर्जा दिया गया है और बहुत सारे विश्वविद्यालय में इसको जो है एमएससी की डिग्री के रूप में, बीएससी एमएससी की डिग्री के रूप में मिलता है ये विषय का पढ़ने वाले लोगों को। अब हम राजनीति शास्त्र की बात करते हैं तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मानव के सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों और दायित्वों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ इस तथ्य का भी उल्लेख करना जरूरी है कि शुरू में राजनीति शास्त्र को नागरिक शास्त्र के रूप में जाना जाता था। यदि हम लोग पढ़ते थे कभी 6 में नागरिक शास्त्र इसको कहा जाता था, लेकिन बाद में 2005 की राष्ट्रीय परिचय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में इसको नागरिक शास्त्र से बदलने का नाम राजनीति शास्त्र कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बात जो है आई कि नागरिक शास्त्र विषय उस समय आया था जब हम ब्रिटिश राज के अधीन थे और उस समय ब्रिटिश लोगों को लगा था कि हमारे देश में जो है जो भारतीय थे उस समय रहने वाले, उनको ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा में कमी आ रही थी, तो उनको लगा कि नागरिक शास्त्र विषय को बढ़ाना जाया चाहिए, तो इसलिए जो है नागरिक शास्त्र विषय को उन्होंने बढ़ाया था। लेकिन इसकी चर्चा ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द सिटीजन ऑफ इंडिया में की है। और जबकि राजनीति शास्त्र में किसी शिष्ट समाज की अवधारणा की कल्पना की गई है एक ऐसे समाज के रूप में जिसके नागरिक संवेदनशील, जिज्ञासु, विचारशील और परिवर्तनकारी हो। तो अब हम लोग नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति शास्त्र के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चौथी और महत्वपूर्ण विषय आता है वो है अर्थशास्त्र, जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है और जिसके आधार पर ही किसी देश को विकसित या विकासशील देश की श्रेणी में हम लोग लाते हैं। इतनी जानकारी के बाद हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी जान लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो क्यों है? तो सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर समाज का अध्ययन किया जाता है। यह मानव एवं अन्य जीवों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। यह समाज में हो रहे बदलावों का भी अध्ययन कर उसको सही मार्ग की ओर अग्रसर करता है। यह विषय पूर्व को वर्तमान एवं वर्तमान को भविष्य के साथ जोड़ने में भी सहायक है। यह छात्रों में सामाजिक तत्वों का विकास करता है जिससे वह एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक बन सके।
या छात्रों को सामाजिक समायोजन करना भी सिखाता है, या छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास भी करता है। अब जहाँ तक सामाजिक विज्ञान में शिक्षण रणनीति की बात है, तो सर्वप्रथम शिक्षण रणनीति एक ऐसी योजना है जो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को संप्रेषित करने के लिए बनाई जाती है, या ऐसी योजना को विकसित करने की कला है जिसकी सहायता से शिक्षक कक्षा कक्ष में आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण रणनीति दो प्रकार की होती है, एक तंत्रीय शिक्षण पद्धति और लोकतंत्रीय शिक्षण पद्धति। एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति शिक्षक केंद्रित होती है, इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसमें विद्यार्थी की भूमिका निष्क्रिय होती है और शिक्षक की भूमिका सक्रिय होती है। इसमें छात्रों की आवश्यकता एवं मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाता है। इसमें छात्र शिक्षक की बात को बिना तर्क और चिंतन के स्वीकार कर लेते हैं। इसमें कक्षा का शिक्षक के नियंत्रण में होता है और इस पद्धति के अंतर्गत हम व्याख्यान पद्धति, प्रदर्शन विधि और ट्यूटोरियल विधि को रख सकते हैं। अब है दूसरी पद्धति, वो है लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति। लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति के अंतर्गत शिक्षण कार्य बाल केंद्रित होता है। इसमें शिक्षण कार्य छात्र व शिक्षक दोनों की परस्पर सहभागिता से संपन्न होती है। इसके अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर विधि को रख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण रणनीति की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि शिक्षण रणनीति हम तैयार करते हैं तो पहले उसकी आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हैं। तो अब हम सामाजिक विज्ञान में शिक्षण रणनीति की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में एक प्रचलित धारणा है कि यह एक अनुयोगी विषय है, इसलिए बच्चे इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं और कभी कभी कक्षा कक्ष बहुत बोझी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के कारण विद्यार्थियों में इस विषय के प्रति रुचि हो जाती है, क्योंकि यह एक अनुयोगी विषय उनके मन में ये धारणा बैठी हुई है और इस कारण उनकी कक्षा कक्ष प्रभावित होती है। क्योंकि स्कूली शिक्षा के आरंभिक काल में ही बच्चों के मन में यह बैठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान से बेहतर विषय है और इसमें बेहतर अवसर भी उपलब्ध है, जबकि सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक कौशल प्रदान करता है और बढ़ते हुए विश्व में अभी के समय में ये सामंजस्य स्थापित करने की कला सिखाती है और उसके संचालन में भी मदद करता है कि हम अपने संचालन कैसे कर सकते हैं। दूसरा है इसकी आवश्यकता कि ऐसा माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान मात्र सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और पूरी तरह मूल पाठों पर यह आधारित होता है, जिन्हें परीक्षा में बच्चे मात्र रट कर परीक्षा दे देते हैं। इसके कारण भूतकाल की जानकारी देने वाला भी इसको विषय माना जाता है कि इतिहास है तो क्या पढ़ेंगे, इसमें रात में पढ़ेंगे और दिन में ये साफ हो जाएगा, एक धारणा बनी हुई है। तो ऐसी धारणा है, इसके कारण सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में रणनीति अपनाने की आवश्यकता होती है। अतः सामाजिक विज्ञान में सूचनाओं के अधिक भार को कम करना चाहिए और साथ ही इसमें परीक्षा प्रणाली की भी समीक्षा करनी चाहिए कि सामाजिक विज्ञान में तो परीक्षा लेने का जो पैटर्न है उसको कैसे इसकी प्रणाली में कुछ बदलाव ला सकते हैं। अब तीसरी आवश्यकता है कि यह भी माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान विषय में विशिष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह वांछित रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराता है। अतः बच्चों के रोजगार के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मस्तिष्क की नींव तैयार करने में इसकी अनिवार्यता को ध्यान में रखकर इसको बताना चाहिए। और अभी के समय में जो है अगर हम बच्चे को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि जैसे हम यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो है 80% क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान से ही रिलेटेड होता है। उसमें बता हुआ रहता है कि इतिहास से जो है 20 प्रश्न रहेगा, भूगोल से 25 प्रश्न रहेगा, नागरिक शास्त्र से 20 प्रश्न रहेगा, अर्थशास्त्र से 15 प्रश्न रहेगा। इसके अलावा 10 प्रश्न मैथ से रहता है और कुछ जो है इसी प्रकार साइंस से रहता है। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो जैसे भारत के सबसे उच्चतम सेवा क्षेत्र है IAS के एग्जाम, तो उनको ये बताना चाहिए कि उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा इस विषय की संभावना रहती है।
महत्व न केवल तेजी से विकसित हुए सेवा में रोजगारों की बढ़ती प्रासंगिकता के कारण है, बल्कि इस विषय की अनिवार्यता के भी कारण है। प्रायः यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक व भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है, जबकि सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। अतः यह जांच पड़ताल का विषय है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति भी भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय एक अंतर विषयक विषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का न केवल अध्ययन होता है, बल्कि अन्य शेष विषयों से अंतर संबंध को भी सत्यापित करता है। जिस प्रकार विज्ञान मानव जीवन को तर्क एवं प्रमाण तथा प्रयोग के आधार पर नवीन जीवन शैली बनाए रखने के का मार्ग प्रशस्त करता है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय का आधार भी जैव व अजैव तत्व है, जो निरंतर परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन को विभिन्न विचारधारा अलग अलग शब्दों में संबोधित भी करते हैं। परंतु सामाजिक विज्ञान इन परिवर्तनों की गहराई में जाकर उनके कारणों की खोज करता है, और जो परिवर्तन मानव सभ्यता के विकास में अवरोधक है, उसे इस विषय के माध्यम से समाज के बीच रखकर तर्क की कसौटी पर व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर दोषपूर्ण जीवन शैली पर विराम भी लगाता है और एक वैज्ञानिक जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को योग्य बनाता है कि इस समाज में जो जन रहे हैं उससे यह सीखे कि समाज की संरचना, शासन एवं प्रबंध कैसे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण से अवगत हो सके और एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक समाज के महत्व को समझ सके। समाज के सक्रिय, जिम्मेदार और चिंतनशील सदस्य के रूप में वो तैयार हों, विभिन्न मतों, जीवन शैलियों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करना सीखे। ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न हो जो उनमें सामाजिक और जीवन संबंधी कौशलों का विकास करे। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र को पढ़ाते हैं। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में आलोचनात्मक एवं अवधारणात्मक क्षमता का विकास करना है, क्योंकि इसी स्तर पर बच्चे इस बात का निर्णय करते हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए किस विषय को वो चुनेंगे। अतः यह महत्वपूर्ण है कि इन विषयों को प्रवेश की अवसर और विधियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाए। जैसे इतिहास में हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान और आधुनिक विश्व के संदर्भ में समकालीन इतिहास को पढ़ाते हैं। भूगोल में बच्चों को पर्यावरण संबंधी मूल्यों को सिखाना चाहिए। उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में भारतीय संविधान के मुख्य दार्शनिक स्वरूप समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, अनेकता, शोषण से मुक्ति आदि पर गहराई से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र का परिचय इस कक्षा में यानी माध्यमिक स्तर पर पहली बार 9वीं क्लास से होता है। तो पहली बार इस स्तर पर उसकी चर्चा होती है, तो उनको जो है जनसाधारण के संबंध में इसकी जानकारी देनी चाहिए, जैसे गरीबी, बेरोजगारी आदि को उनको बताया जा सकता है।
विज्ञान में शिक्षण रणनीति के अंतर्गत विभिन्न नीतियों की चर्चा करती है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण रणनीति के अंतर्गत प्रमुख विधियां इस प्रकार है: व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्न विधि, परियोजना विधि, भ्रमण विधि, परिचर्चा विधि, वाद विवाद विधि, संगोष्ठी विधि, पैनल चर्चा विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, समस्या समाधान विधि, अवधारण मानचित्र विधि, स्क्रैप बुक निर्माण विधि। तो सबसे पहले हम व्याख्यान विधि पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। व्याख्यान विधि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इसमें अध्यापक किसी भी पाठ को कक्षा कक्ष में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और बच्चे जो होते हैं वो श्रोता के रूप में उनकी बातों को सुनते हैं। इसमें कक्षा कक्ष जो है पूरी तरह शिक्षक के नियंत्रण में होता है और बच्चे शिक्षक बोलते हैं और बच्चे चुपचाप उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। व्याख्यान विधि के लाभ क्या क्या है? तो व्याख्यान विधि की कुछ विशेषताएं होती है जिसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उपयोग किया जाता है। व्याख्यान का उपयोग सामाजिक विज्ञान के सभी शाखाओं से संबंधित ज्ञान को देने में किया जा सकता है। व्याख्यान वह विधि है जो स्वयं को सरलतापूर्वक व्यक्तित्व विशेषताओं के व्यापक प्रसार हेतु अनुकूलित कर सकती है। यह विधि विभिन्न शिक्षक विद्यार्थी के अनुपातों हेतु अपनाने योग्य होती है। व्याख्यान विधि बहुत अर्थसाध्य होती है और समुचित योजना तथा क्रियान्वयन के साथ बहुत प्रभावी से बनाया जा सकता है। उत्तम व्याख्यान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी होते हैं। इसका एक ही जो है दोषपूर्ण पक्ष है, इसमें बच्चों की सहभागिता नहीं होती है और बच्चे चुपचाप श्रोता के रूप में सुनते हैं। लेकिन ये पद्धति बहुत ही उत्तम पद्धति होती है। इससे कक्षा जो कक्ष जो है बहुत ही नियंत्रित होता है, नियंत्रण में रहता है। अब हम लोग दूसरी पद्धति परियोजना कार्य पर आते हैं, जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसमें समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो परियोजना के अंतर्गत इसको तैयार कराया जाता है। सामाजिक शिक्षण में शिक्षण रणनीति की एक प्रमुख रणनीति है, वो है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों को किसी प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, जिसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। इस विधि में पता करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि में सीखने वाला ज्ञान स्थायी और स्पष्ट होता है। इस परियोजना विधि से बालकों में चिंतन अन्वेषण शक्ति का भी विकास होता है। अब हम लोग कोई परियोजना कार्य करते हैं तो उसको जो है बहुत सारे स्टेप्स में संचालित करते हैं, यानी बहुत सारे इसके सोपान होते हैं। तो परियोजना कार्य में निम्नलिखित सोपानों के अंतर्गत परियोजना कार्य को संपन्न किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग परियोजना कार्य में जो है सबसे पहले उपयुक्त समस्या का चुनाव करते हैं कि कौन से टॉपिक पर हम लोग जो बच्चों को परियोजना कार्य करवाएंगे, और फिर जो है बच्चों से उस परियोजना के लिए उप प्रकरण की पहचान करवाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक उप प्रकरण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की पहचान एवं सूची का निर्माण करते हैं। फिर समूह में परिचर्चा के पश्चात समूह के प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट कार्य आवंटित करते हैं, और फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण करना होता है, यानी हम लोग जो आंकड़ों को इकट्ठा करने सारे तथ्य को एक जगह लाते हैं
और फिर जो है परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करते हैं, यानी रिपोर्ट लिखते हैं, लिखने का काम करते हैं। और फिर जो है प्रतिवेदन की प्रस्तुति होती है और फिर जो है इसमें सहभागी जो हमारे बच्चे जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और शिक्षक से फिर उसकी संतुष्टि प्राप्त होती है। तो परियोजना कार्य है, परियोजना कार्य के बाद जो है इसलिए कुछ लाभ है परियोजना कार्य के। परियोजना कार्य करना विद्यार्थी को उसके प्रकरण और उसके अध्ययन क्षेत्र में प्रयुक्त विभिन्न प्रविधियों के ज्ञान को विकसित करने में सक्षम करता है। विद्यार्थी परियोजना पर कार्य करते समय स्वतंत्र चिंतन एवं कार्य शैली विकसित करते हैं। परियोजना का समूह के सदस्यों में सहानुभूति की भावना एवं लोकतांत्रिक भावना को विकसित करता है। परियोजना कार्य विभिन्न गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों में संप्रेषण कौशलों को विकसित करता है। इसके अलावे यह विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के गुणों का भी विकास करता है। यह उच्च मानसिक योग्यताएं तैयार बनाता है, उनमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है, सृजनात्मक चिंतन का विकास करता है और कुछ प्रभावी गुण का भी विकास करता है, जैसे अभिरुचि होना, सामाजिक जागरूकता का बढ़ाना, ये सब गुणों का विकास करता है। लेकिन परियोजना कार्य की सीमाएं भी होती हैं और वो सीमाएं क्या है कि परियोजना कार्य की प्रमुख सीमा परियोजना निर्माण में कठिनाई है। तो अतः परियोजना कार्य के निर्माण के दौरान शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की सहायता भी की जानी चाहिए ताकि बच्चे जो है सरलतापूर्वक परियोजना का निर्माण कर सके। अब है परियोजना कार्य के अलावा जो है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है क्षेत्र कार्य, यानी इसको हम लोग भ्रमण विधि भी बोल सकते हैं। तो क्षेत्र कार्य सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी केंद्रित एक महत्वपूर्ण अनुदेशनात्मक विधि है। इसका अर्थ क्या है? वास्तविक संसार में कक्षा कक्ष का अध्यापन करना, जिसे वास्तविक जीवन की परिस्थिति में संचालित किया जाता है, जहां विद्यार्थी किसी घटना का अवलोकन करते हैं, जाकर आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, आंकड़ों की प्रक्रिया एवं विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जैसे सामाजिक विज्ञान में है कि आसपास के वातावरण से बच्चों को परिचित कराना चाहिए। जब हम कक्षा कक्ष में अगर उत्पादन के साधनों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों को निकट स्थित कोई कारखाना या फैक्ट्री में ले जाकर उनको तो संचालित होते दिखा सकते हैं। फिर जो है क्षेत्र कार्य विद्यार्थियों को प्राथमिक ज्ञान भी प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थियों में एक रचनात्मक कौशल का विकास होता है। अब हम लोग आएंगे सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधि के अंतर्गत परिचर्चा विधि पर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन या पैनल वाला जो काम होता है, पैनल परिचर्चा। परंपरागत शिक्षण विधियों की तुलना में परिचर्चा विधि एक प्रजातांत्रिक विधि है जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण रणनीति के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम पर्यावरण शिक्षा में समूह में चर्चा करते हैं तो समूह के सदस्य को पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का बोध होता है। इसमें शिक्षक और छात्र अपने विचारों को मुक्त रूप से प्रकट करते हैं। इससे छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों में सहयोगितापूर्ण प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। यह विषय वस्तु का चयन करना भी सिखाती है। परिचर्चा के उदाहरण के रूप में हम लोग रख सकते हैं कि जैसे हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि सार्वभौम व्यस्त मताधिकार है, तो लोग ये लोकतंत्र की कुंजी है। इस तरह के टॉपिक पर हम जो है परिचर्चा का आयोजन कर सकते हैं, कक्षा कक्ष में कर सकते हैं और बच्चे जो है इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके बाद है वाद विवाद विधि। वाद विवाद एक समूह केंद्रित विधि होती है जो विवादित प्रकरणों या मुद्दों
तथा विद्यार्थियों में कुछ कौशलों जैसे तार्किक, बहस, ठोस साक्ष्य आदि के विकास हेतु उपयुक्त होता है। वाद विवाद विधि किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं और दूसरे के कथनों का खंडन करते हैं। इसके अंतर्गत हम जो है कुछ वाद विवाद की आयोजन कर सकते हैं कुछ प्रकरण पर, जैसे किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु उदारीकरण की आवश्यकता, इस पर वाद विवाद किया जा सकता है। फिर भारत में क्या ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए वरदान था। इसके अलावा भारत को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हेतु अग्रसर होना चाहिए। फिर फ्रांस की क्रांति ने लोकतंत्र की आधारशिला को स्थापित किया। इस पर हम वाद विवाद कक्षा कक्ष में कर सकते हैं। इसमें हम लोग आयोजन करते हैं। सहभागी विद्यार्थियों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। एक पक्ष को एक टॉपिक का एक पक्ष बोला जाता है जो उसके पक्ष में बोलते हैं, और दूसरा जो ग्रुप होता है इसके विपक्ष में बात को रखते हैं, और शेष विद्यार्थी जो होते हैं दर्शक बनकर इसको देखते हैं, और अंत में दर्शक स्वयं को लघु परिचर्चा में भी सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे सिंपोजियम मेथड पर। सिंपोजियम विधि जिसको हम लोग संगोष्ठी विधि के नाम से जानते हैं। कक्षा कक्ष के औपचारिक शिक्षण से हटकर संगोष्ठी विधि किसी सामाजिक मुद्दे पर शिक्षा प्राप्त करने की एक विधि है, और सामाजिक विज्ञान में इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकरणों पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा सकता है, जैसे महात्मा गांधी एवं उनके विचार, भारत में असहयोग आंदोलन, भारत में गठबंधन सरकार, और अभी के समय में पर्यावरण संरक्षण पर भी संगोष्ठी का आयोजन किया जा सकता है, भूमंडलीय तापमान इत्यादि। यह विधि भी समूह केंद्रित होती है। इसमें किसी भी विषय पर विद्यार्थियों हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया जा सकता है। इसमें विषय से संबंधित विशेषज्ञ को भी बुलाया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी विषय विशेषज्ञ से चर्चा कर सकते हैं और अपने प्रश्न को रख भी सकते हैं। तो ये है वाद विवाद विधि, जिसको हम सिंपोजियम विधि, जिसको हम लोग संगोष्ठी विधि के नाम से भी जानते हैं। अब है पैनल परिचर्चा। जब विषय या प्रकरण बहुत जटिल हो, वो विवादित प्रकृति का हो, तब एक समूह परिचर्चा का आयोजन किया जा सकता है, और यह एक उत्तम जो है विकल्प होता है, क्योंकि यह एक रचनावादी विधि से कठिन पक्षों को स्पष्ट करता है, और सामाजिक विज्ञान में समूह चर्चा को हम लोग निम्नलिखित प्रकरण पर आयोजन कर सकते हैं, जैसे मार्क्सवादी और विश्व देश की असफलता, संयुक्त राष्ट्र का भविष्य, यदि हिटलर को संपूर्ण विश्व के विजय में सफलता मिलती तो वो क्या करता। और पैनल परिचर्चा विधि को हम लोग एक लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति भी कर सकते हैं। पहले ही मैंने बोला है शिक्षण पद्धति दो प्रकार की होती है, एक तंत्रीय और लोकतंत्रीय। तो यह एक लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति के अंतर्गत हम पैनल परिचर्चा को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें समूह की सभी सदस्य मिलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और यही पैनल परिचर्चा की सबसे बड़ी खूबी होती है। इस तकनीक में छात्र और शिक्षक मिलकर किसी विषय विशेष पर खुलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं। अब हम लोग आएंगे जो एक विधि है उसको हम लोग मस्तिष्क उद्वेलन विधि के नाम से जानते हैं, यानी मस्तिष्क को उद्वेलित करने की विधि। कैसे बच्चे के ब्रेन को जो है जागरूक किया जाए, कैसे उद्वेलित किया जाए। तो इस विधि में मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालकों को कोई ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है, एवं इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि शैक्षिक जगत में एक नवीन नवाचार विधि है,
ये एक नया इनोवेशन हुआ है शैक्षिक जगत में, मस्तिष्क उद्दीपन विधि। और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में काल्पनिक एवं सृजनशील भावनाओं का विकास करना है। जैसे उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक में विद्यार्थियों से जनसंख्या संबंधित मुद्दों पर टेलीविजन कार्यक्रम देखने के लिए कहा जा सकता है और उन्हें ये पता लगाने के लिए कहा जा सकता है कि किस प्रकार मनुष्य को संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश के लिए जो है मानव सबसे बड़ा संसाधन होता है और उसी संसाधन से मानव संसाधन के से ही सारे संसाधन का निर्माण होता है। तो ये जो है नवाचार विधि है, मस्तिष्क उद्दीपन विधि, जो अभी के समय में इसको जो है लाया जा रहा है और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में इसको जो है प्रस्तुत भी किया जा रहा है। अब हम लोग आएंगे समस्या समाधान विधि, जिसको हम लोग साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड भी कर सकते हैं या साइंटिफिक रिसर्च मेथड भी इसको हम लोग कर सकते हैं। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि का प्रयोग छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता का विकास करना है और इसमें छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं अपनी समस्याओं को प्रयासों द्वारा हल करें। इसमें सबसे पहले छात्रों के मनन चिंतन, मनन, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति का ध्यान रखा जाता है और फिर उनमें विकास की योजनाएं तैयार की जाती है। इसे हम लोग वैज्ञानिक शिक्षण विधि भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि 4 इसके चरण होते हैं इसके साइंटिफिक मेथड में। इसमें सबसे पहले समस्या का पता लगाया जाता है क्या समस्या है, तो उसमें समस्या का सबसे पहले जो है पहचान कर विद्यार्थियों को दिया जाता है कि आप लोग जो है इस समस्या का देखिए। फिर समस्या को कारणों का पता करने के लिए किया जाता है और जब समस्या के कारणों का पता चल जाता है तो उसमें सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है कि सारी सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाए। फिर सूचनाएं एकत्रित जब हो जाती है तब समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है और जब समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाता है तो हम समस्या का सही हल प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं इसका मिलान किया जाता है और जब ये मिलान हो जाता है अगर कहीं भी कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तब इसका हम व्यवहारिक प्रयोग में इसका लाते हैं और इसका जो है तब हमको कैसे फीडबैक की प्राप्ति होती है कि क्या है और इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक विधि आती है वो सामाजिक विज्ञान में है, वो है अवधारणा मानचित्र। अवधारणा मानचित्र एक बिल्कुल अलग पर एक पूरक तकनीक है जो विचारों के संगठन और अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करती है, जिसमें अवधारणाओं को एक चीज से जोड़ा जाता है और सब उस जुड़ाव के बारे में समझते हैं। यह जो है विधि मौखिक अधिगम पर आधारित होती है और जिसमें नवीन ज्ञान को पूर्व में अर्जित ज्ञान से संबंधित करने की आवश्यकता होती है, जिससे विद्यार्थियों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। अवधारणा मानचित्र की कुछ विशेषताएं भी हैं। अवधारणा मानचित्र में विषय वस्तु की अवधारणाओं तथा संगठन को प्रस्तुत किया जाता है या ये जो है क्या कहता है अवधारणाओं के समेशन के स्तर को प्रदर्शित करता है या स्वभावता जो है पदानुक्रमिक होता है या सामान्य से विशिष्ट की तरफ अवधारणाओं के प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है या जो है समावेशी अवधारणाओं के विभाजन को भी प्रदर्शित करता है। अब हम लोग आएंगे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में अवधारणा मानचित्र के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से जो है TLM सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जो है जो उसको हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक विज्ञान में 3 शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे पहला है श्रव्य, दूसरा है दृश्य और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। अब हम लोग आते हैं स्क्रैप बुक पद्धति पर। ये भी हमको लगता है नवीन पद्धति है क्योंकि ये हाल में इस CBSE के द्वारा जो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आया
तैयार करवाना था। वो प्रोग्राम बच्चों के द्वारा करवाया गया, 6 से 10 तक के बच्चों के द्वारा मैंने करवाया है ये प्रोग्राम, जिसमें मिजोरम एवं त्रिपुरा के बिहार को मिला था। मिजोरम और त्रिपुरा के आर्ट एंड कल्चर को जो स्क्रैप बुक में दर्शाना, जिसमें था कि उनका डांस स्टाइल पर जो है बताना, या टीवी पर वो सुने वहाँ के म्यूजिशियन के प्रोग्राम को और उसको स्क्रैप बुक पर लिखें और फिर उनके फोटो को भी चिपकाएं, फिर उनके बगल में उनका जो है एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी करेंगे क्या किस चीज़ का है, फिर वहाँ का जो लोकल वाद्य यंत्र है उसको भी बताने के लिए बताया गया था। तो ये जो है स्क्रैप बुक सामाजिक विज्ञान में जो है ये जो है इसमें घटना प्रक्रिया आदि से संबंधित चित्रों के संग्रह द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाने की एक प्रभावी विधि है। इसमें विद्यार्थियों को बाजार में उपलब्ध स्क्रैप बुक के खरीदने या उनको स्वयं से तैयार करने के लिए दिया जाता है। उनको सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे विशिष्ट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों एवं फोटोग्राफ और अन्य दृश्यों को एकत्रित करने के लिए कहा जाता है। उनको इन चित्रों को स्क्रैप बुक में क्रम से चिपकाने को कहा जाता है और उस विषय वस्तु की व्याख्या करने के लिए भी कहा जाता है। अब हम लोग आएंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु अधिगम संसाधन, यानी क्रियान्वयन में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत एक आता है सामाजिक विज्ञान में अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री, इसमें रिएलिया या तथा डायोग्रामा। रिएलिया पद का अर्थ उपकरण होता है या पात्र, कला संबंधी वस्तुएं, परिधान आदि जैसी वस्तुओं से संबंधित है जिनको किसी संस्कृति या समाज में निर्मित तथा प्रयोग किया जाता है। तो हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे इतिहास में प्राचीन काल के राजाओं के परिधान को दिखा सकते हैं, ये उनका परिधान था, ऐसे उनके पात्र थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो पात्र निकलता है वो पात्र को दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है कृषि अगर हम पढ़ाते हैं तो कृषि विषय में उपयोग होने वाले उपकरणों को भी हम लोग दिखा सकते हैं। या कभी कभी हम इसके बच्चों को क्या कर सकते हैं कि कोई अगर म्यूजियम हो तो वहाँ ले जाकर वहाँ दिखाया जा सकता है कि वो देखे कि लोगों द्वारा प्राचीन काल में प्रयुक्त आभूषण, अस्त्र एवं शास्त्र पात्र आदि कैसे थे। इसी प्रकार डायोग्रामा एक 3 डायमेंशनल सीन होता है, दृश्य होता है, जो मूल रूप से मानव की गतिविधियों या सामान्य जीवन प्रणाली का ये विवेचन करता है। इसमें हम लोग जो है ज़्यादातर भूगोल में भू-आकृति का अध्ययन करते हैं तो भू-आकृति वाले दृश्य को दिखा सकते हैं, जैसे मानव चित्र, वृक्ष, पहाड़, पठार, ये सबको, और ये 3 डायमेंशनल की तरह सतह से जुड़ा हुआ खड़ा दिखाई देता है और इस प्रकार से जो है ये त्रिविमीय प्रभाव दे सकता है और यह एक विशिष्ट समय बिंदु में समाज में वास्तविक जीवन को वर्णित करने हेतु सामाजिक विज्ञान का एक सशक्त शिक्षण सामग्री हो सकता है। अब हम लोग प्रतिमान पर आते हैं। ये भी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शिक्षण अधिगम सामग्री है। प्रतिमान को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडल भी कर सकते हैं। प्रतिमान जो भी 3 डायमेंशनल हो सकता है, ये आकार एवं परिमाण को छोड़कर सभी तरह से वास्तविक चीजों को प्रस्तुत करता है। इसमें हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि मॉडल को दर्शा सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का मॉडल बनाते हैं और मॉडल के ऐतिहासिक वास्तुकला, मूर्तिकला का मॉडल हो सकता है, सौर मंडल या पवन चक्की के मॉडल को दिखा सकते हैं। इस तरह से हम क्लास में बच्चे को जो है पढ़ाई में दिलचस्पी ले ये कर सकते हैं। और मॉडल बनता कैसे है, तो मॉडल जो है सामान्य रूप से हम लोग कार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड, थर्मोकोल या बांस या प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि से बनाते हैं और फिर जो है उसका शिक्षण एवं सामग्री में यूज भी कर सकते हैं। अब है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में अधिगम संसाधन के रूप में हम चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे बच्चे को स्पष्ट दिखते हैं क्लास में और उनको मन भी लगता है और वो देखकर खुश भी होते हैं। चार्ट सामाजिक अध्ययन में उपयोग हेतु मूल्यवान उपकरण है और ये जो क्या करता है कि एक चार्ट एक साधारण समतल चित्र में प्रदर्शित सामग्री होता है और इसका यदि समुचित रूप से उपयोग करते हैं
तो ये प्रदर्शित सूचना को उच्चतम प्रभाव से संप्रेषित करता है। चार्ट महत्वपूर्ण सूचनाओं को वर्गीकृत भी कर सकते हैं, इसमें हम अलग अलग तरीके दिखा सकते हैं चार्ट का, जैसे कोई ज़्यादा टाइप्स का दिखा सकते हैं, मिनरल्स के टाइप्स का चार्ट दिखा सकते हैं, कृषि के प्रकार का चार्ट दिखा सकते हैं, और ये जटिल विचारों को संक्षेपित एवं सरलीकृत करने में सहायता करते हैं और जिनका सामना विद्यार्थियों को पढ़ने के दौरान होता है। चार्ट का उपयोग हम लोग मौखिक या आलेखीय सूचना दोनों को संप्रेषित करने में कर सकते हैं। आकृतियाँ, आलेख, मानचित्र, फोटोग्राफ आदि चार्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम लोग डायग्राम का भी यूज करते हैं, और डायग्राम जो है कई प्रकार के बनते हैं। इसमें जो है पाई डायग्राम बनता है, उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, वृत्त आलेख, दंड आलेख, जिसको बार डायग्राम बोलते हैं, रेखीय आलेख, जिसको हम लोग लीनियर ग्राफ बोलते हैं, चित्रात्मक आलेख। अब इसमें जो है क्या है कि दंड आलेख के द्वारा हम जो है क्षैतिज जो अवलंबन होता है, इसमें हम किसी भी देश के आर्थिक उत्पादन को दर्शा सकते हैं, कृषि इस वर्ष में इतना हुआ था तो इतना है। वृत्त आलेख में हम लोग किसी भी भाग को दिखा सकते हैं, हमारे यहाँ कोई चीज़ कितना है, जैसे पर्वत, पठार, समुद्र तल, महासागर, ये सबको दिखाने के लिए हम पाई डायग्राम में आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। रेखीय आलेख में हम जनसंख्या के बढ़ते क्रम को आसानी से ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं कि अगर 1981 में 68 करोड़ भारत की आबादी थी तो 2011 में 133 करोड़ बढ़कर हो गई। इसको हम लोग रेखीय आलेख के द्वारा या आलेख के द्वारा आसानी से दर्शा सकते हैं। फिर चित्रात्मक आलेख है, ये भी जो है दंड आलेख की तरह होता है। इसमें अंतर क्या है कि इस दंड की प्रस्तुति में कुछ चित्रों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं शिक्षण अधिगम में मानचित्र और ग्लोब को हम लोग देखते हैं और देखकर बच्चे क्लास से बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं और उसमें अपने देश को ढूंढने लगते हैं। ग्लोब में हम पूरे देश को दर्शा सकते हैं, बड़े बड़े भाग को दर्शा सकते हैं। ग्लोब में हम छोटे छोटे चीज को नहीं दर्शा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है जिसमें पृथ्वी के सागर, महासागर, महादेश, देश दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर भारत के देश के अंदर बिहार दर्शाना हो, बिहार के अंदर अगर मुंगेर दर्शाना हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग मानचित्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मानचित्र समतल होता है और मानचित्र को पैमाने की सहायता से छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। तो इस तरह से मानचित्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, जिसमें हम फिजिकल दिखाते हैं, मानचित्र जलवायु, संसाधन, वर्षा, मिट्टी, ये सब को दर्शा सकते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हम लोग राष्ट्र की बाउंड्रीज को दिखाते हैं, अपनी सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं, राज्य, देश के सब दर्शाते हैं। आर्थिक मानचित्र में हम लोग फसल, व्यापार, भूमि उपयोग, रेल यातायात, ये सब को दर्शाते हैं। और सामाजिक मानचित्र में हम लोग विभिन्न प्रांतों के जनसंख्या वितरण, भाषा, साक्षरता दर इत्यादि को दर्शाते हैं। अब है समय रेखा। समय का विभाजन भी जो है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधि है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, BC और AD में बांटते हैं, तो वो समय के अनुसार दिखाते हैं। ईसा के जन्म के पूर्व की जो घटना है वो BC है और ईसा के जन्म के बाद की जो घटना है वो AD है। तो ये समय विभाजन के द्वारा बच्चों को बताया जाता है। इससे बच्चे में समय की समझ की विकास होती है। दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगता है। एक दृष्टि उपकरण और संपूर्ण कक्षा का अध्ययन केंद्रित करना और फिर पुनरावृत्ति के उद्देश्यों एवं अधिगम को पुनर्गठित करने के लिए ये किया जाता है। अब है सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी। आज का ये सूचना का युग है और इस सूचना का संप्रेषण कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे। तो इसके टेक्नोलॉजी के रूप में अभी हम लोग जैसे ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, हमारी सूचनाओं का संप्रेषण हो रहा है। इसके लिए क्या है कि अंतरिक्ष में क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। और सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, DVD, टेलीफोन,
कंप्यूटर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग, व्हाट्सएप आदि सामाजिक विज्ञान शिक्षा में प्रभावी रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। ये तो था सामाजिक विज्ञान में शिक्षण की रणनीतियों के अंतर्गत हम इतनी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब हम निष्कर्ष के रूप में सामाजिक विज्ञान की रणनीति में कुछ सुझाव देना चाहेंगे, या इसको निष्कर्ष भी हम कह सकते हैं। ये मेरा सुझाव होगा, या सुझाव में भी इसको शामिल किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के पठन पाठन को अधिक मनोरंजक और असरदार बनाने के लिए शिक्षण की विधियों में नवाचारों की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान के अधिगम में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों में भ्रमण को शामिल करना चाहिए। विद्यार्थियों से स्थानीय परिवेश की छानबीन करने और स्थानीय कौशल और सामग्री का उपयोग कर रहे विभिन्न शिल्पों में रत शिल्पी समुदायों का प्रेक्षण करने को कहा जा सकता है। इन हस्तशिल्पों को विद्यालय के छोटे से हिस्से में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका संग्रहालय के रूप में भी विकास किया जा सकता है। विद्यालयों को अपने सामाजिक विज्ञान संबंधी संग्रहालय भी हो सकते हैं, जिसमें विद्यार्थियों से ग्रीष्मावकाश के दौरान ऐतिहासिक स्मारकों के मॉडल, ज्वालामुखी और भूकंप के प्रभाव दिखाते चार्ट्स, शब्दपहेली या पहेली बनाने के लिए कहा जा सकता है। बच्चे प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित तथ्यों को रेखांकित या चित्रित कर सकते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम से संबंधित समाचार पत्रों या पत्रिकाओं की तकनीक या वेबसाइट से सूचनाएं प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है। और इस संग्रहालय को समय समय पर विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत भी किया जा सकता है, ताकि यह पुराना नहीं पड़े। विद्यार्थी अन्य क्रियाकलापों में भी भाग ले सकते हैं, जैसे स्कूल में सामाजिक विज्ञान सप्ताह को मनाना चाहिए। विद्यार्थियों को पास के संग्रहालय या कला और शिल्प में घुमाने के लिए जाया जा सकता है। विद्यार्थियों को रात्रि का आसमान, चंद्रमा की कलाओं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखने के लिए दिन और रात की अवधि का उन्हें अनुभवों का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। और विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्मारकों पर ले जाकर इनके चित्र बनाकर इनके विषय में लिखने को कहा जा सकता है, और इन चित्रों को विद्यालय में प्रदर्शित भी किया जा सकता है, जिससे बच्चे में सामाजिक विज्ञान के प्रति जो है उत्साह का संचार होगा। शिक्षक विभिन्न क्रियाकलापों में बच्चे को शामिल भी कर सकते हैं, जिससे उस अवधारणाओं को सजीव अनुभवों द्वारा सीख सकते हैं। जैसे बच्चे को सरकारी संस्था को खुद को चलाकर सहकारिता आंदोलन के संबंध में बताना चाहिए कि सहकारिता आंदोलन अगर भारत में चला था तो क्यों चला था, उनको सहकारिता के बारे में बताना चाहिए। तो क्लास में कुछ ग्रुप बना लें और अपने अपने बनाए हुए चीज़ों को एकत्रित करें और फिर उसका प्रदर्शनी लगा दें, तो ये जो सहकारिता का उदाहरण होगा। और जिससे कि सामाजिक माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन, अध्यापन